में आदरणीय मुख्य अतिथि जी ने कल का समय आज का समय हमें दिया और समय निकाल कर हम सबकी रिक्वेस्ट का सम्मान रखा। आज कल का सेशन बहुत अच्छा रहा। कल हमारे साथ कुछ एनालिसिस के से पीड़ित पेशेंट भी जुड़े हुए थे। उन्होंने भी कल का सेशन सुनकर कुछ मन में उनके भी सवाल होंगे और हम सबका उद्देश्य यही है कि योग, जैविक आहार, आदर्श ग्राम बनाना है। तो हमारे उद्देश्य को पूरा करने में आज का टॉपिक हमें ज़रूर मदद करेगा और ऐसा मुझे लगता है और मैं आदरणीय सॉरी अपने मोहन आर जी और संजय यू जी नागपुर वर्धा से है, उनको इस योगाहार मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ और वो कल जो मोहन आर्य जी ने 12 नियमावली बताई थी वो अगर उनसे हम शुरुआत करें तो थोड़ा बेटर होगा। जी। जी मोहन आर जी और संजय यू जी अगर जुड़े हुए हो तो आप सादर आमंत्रित है। धन्यवाद। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, जी सर, पहुँच रही है। उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा राम राम। मैं मोहन हूँ नागपुर से और अल्कोहलिक एनोनिमस ये जो संस्था है शराबियों को शराबियत से दूर निकालने के लिए जो मदद करती है उसका मैं सभासद हूँ। और मैं भी पूर्व में एक जमाने में मैं भी शराब की लत से बुरी तरह पछड़ गया था और अभी पिछले 19 सालों से मैं इस संस्था के माध्यम से शराब विरहित एक एक उपयोगी जिंदगी स्वयं के लिए भी और मेरे साथ में जो लोग जुड़े हैं जैसे कि परिवार है, समाज है, कामधंधे की जगह है, सबके लिए एक उपयोगी जीवन, एक जवाबदारी पूर्ण जीवन मैं जी रहा हूँ। तो ये किस तरीके से होता है? एक शराबी जो अपने खुद को तो तकलीफ देता ही देता है और वो शराबियत की वजह से उसके साथ में जो लोग रहते हैं उसके लिए भी वो एक निरुपयोगी या फिर तकलीफ देह बन जाता है। तो क्या ऐसा होता है कि जिसकी वजह से वो एक अच्छा इंसान है या फिर जिसको हम बोल सकते हैं एक अच्छा नागरिक बन जाता है? तो वो बनने के लिए जैसा कि अभी मैडम ने बताया, तो बनने के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस जो संस्था है ये हमें एक आध्यात्मिक राह बताती है और उस आध्यात्मिक राह पर चल के एक अच्छा नागरिक एक व्यसनी आदमी बन सकता है। तो वो जो आध्यात्मिक राह है मैं आपके सामने जैसे जैसे हमारे संस्था ने मेरे सामने रखे हैं वैसे के वैसे मैं आपके सामने पढ़ लेता हूँ। यानी आपको एक आइडिया आ जाएंगी कि हमारे पास में क्या प्रोग्राम है एक अच्छा नागरिक या अच्छा परिवार का पिता बोलो या फिर पति बोलो या बाप बोलो, एक अच्छा बाप पिता पति बनना एक व्यसनी आदमी के लिए किस तरीके से हो सकता है। तो मैं आपके सामने जैसे है वैसे पढ़ के बताता हूँ। हमारे 12 तत्व है। पहला तत्व है हमने स्वीकार किया कि शराब पर हमारा बिल्कुल वश नहीं चलता और और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। दूसरा है हमने समझ लिया कि हमसे ज्यादा ही कोई शक्ति हमें हमें वापस होश में ला सकती है। तीसरा है हमने यह तय किया कि हम अपना मन और अपना जीवन उस शक्ति के हाथ में दे देंगे जिसको हम अपना भगवान समझते हैं। चार, हमने निडर होकर बड़ी ईमानदारी से अपने आत्मजीवन की छानबीन की। पांच, जिस शक्ति को हमने भगवान मान लिया है उसके सामने, स्वयं अपने सामने और दूसरे किसी व्यक्ति के सामने हमने अपने सारे दोषों को स्वीकार किया। 6, हम इस बात पर पूरी तरह तैयार हो गए कि भगवान हमारी चरित्र की कमजोरियों को दूर कर दे। 7, हमने भगवान से विनय की कि वह हमारी इन कमजोरियों को दूर कर दे। 8, हमने उन सब लोगों की गिनती की जिन्हें हमने पिछले दिनों नुकसान पहुंचाया था और
आज उसी की भरपाई करने के लिए तैयार हो गए। 9, जहां तक संभव था हमने उसके प्रतिफल का अथवा भरपाई का प्रयत्न किया, किंतु उनको ही छोड़ दिया जिनकी भरपाई करने से उन्हें और नुकसान हो जाता। 10, हमने सदा बड़ी ईमानदारी के साथ अपने आत्मजीवन की छानबीन जारी रखी। अगर हमसे कोई गलती हुई तो हमने फौरन उसे स्वीकार स्वीकार कर लिया। 11, प्रार्थना और ध्यान के द्वारा भगवान से अपना संबंध बनाया और इतनी ही प्रार्थना की कि वह हमें सीधा मार्ग दिखाकर उस पर चलने की शक्ति दे। 12, इन सब कर्मों के परिणाम स्वरूप हमने प्रगति प्राप्त करके यही मार्ग दूसरे शराबियों को दिखाने की कोशिश की और अपने जीवन के हर काम में इन्हीं नियमों पर चलने की कोशिश करते रहे। तो ये थे 12 तत्व। ये 12 तत्वों पर अगर कोई भी व्यसनी आदमी, किसी भी प्रकार का व्यसन हो, शराब हो या फिर गांजा, भांग वगैरह, और भी आजकल तो काफी अलग 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 प्रारूप में नशे के आ रहे हैं। पता नहीं चलता। हमारे बच्चे अगर कॉलेज पढ़ते हैं, 10वीं 12वीं में है, तो हमको पता नहीं चलेगा। शराब का कैसा है कि शराब की अ, उसका दुर्गंध आती है शराब की, तो हमको पता लग जाएगा कि इसके मुंह से कुछ भी दुर्गंध आ रही है। कई ऐसे और है कि हमारे को पता नहीं चलेगा कि बच्चों ने कुछ लिया हुआ है। तो यही तत्वों पर, इन्हीं तत्वों पर चलकर ये शराब से दूर होकर एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए तत्व दिए गए। तो ऐसे ही इन्हीं तत्वों के माध्यम से और भी जो व्यसन है, तो उन व्यसनों को भी हम इनका पालन करते हुए उनसे दूर भी रह सकते हैं। और ना सिर्फ दूर रहते हैं, बल्कि इस स्पिरिचुअल वे पर, ये आध्यात्मिक वे पर चलकर हम जो दुनिया में आज दुनिया में जो सबसे महंगी चीज है या सबसे महंगी जो वस्तु है, आज दुनिया में सबसे महंगी वस्तु है मन की शांति, जिसको हम सेरेनिटी बोलते हैं। आज मन शांत रहना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मन शांत रहता है तो आदमी को फिर व्यसन की जो चीजें, जैसे सिगरेट फूकना है, खर्रा खाना है, गुटखा खाना है, तो बेचैन अगर आदमी रहता है तो आकर्षित होता है व्यसनों के तरफ। मन शांत रहा तो फिर उसको किसी भी प्रकार से कोई भी शौक पालने की आवश्यकता नहीं गिरती है। तो और मन शांति जो है, वो मन शांति सिवा परमेश्वर के प्राप्त हो नहीं सकती। अध्यात्म भी ऐसा है। अध्यात्म दुनिया में दो किस्म का होता है। एक अध्यात्म होता है कि जिसमें ईश्वर है ऐसी मान्यता रखकर चला जाता है। दूसरा अध्यात्म होता है जिसमें ईश्वर है कि नहीं उसकी जिज्ञासा उत्पन्न कर कर उसकी खोज है या नहीं, ऐसा खोज किया जाता है जिज्ञासा जिज्ञासा के स्वरूप। और आखिर में जाके पता लगता है कि कोई तो भी ऐसी रहस्यमयी शक्ति है जो काम करती है। तो दो प्रकार के दुनिया में अध्यात्म होते हैं। एक ईश्वर है ये मानकर चला जाता है, दूसरे में ईश्वर नहीं है और उसकी शोध में निकला जाता है, और आखिर में जाकर पता चलता है कि कोई तो भी ऐसी रहस्यमयी शक्ति है जो काम करती है। अब क्या है कि हम जिस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हम हिंदुस्तानी लोगों में कई प्रकार की परंपराएं, कई प्रकार की जाति प्रथा और कई प्रकार का अलग अलग, हम लोगों में 32 करोड़ देवी देवता ऐसे हम मानते हैं। मगर हमारी संस्था जो बोलती है कि उसमें से किसी भी एक का मैंने चयन कर लेना चाहिए। मैंने अपने आप में एक ईश्वर अपने लिए नियुक्त करना चाहिए। होता क्या है कि अगर हमारे संस्कृति को छोड़कर बाकी संस्कृतियों को अगर देखा जाए, तो हर एक संस्कृति में, हर एक धर्म में उनका एक ही ईश्वर है। और हमारे इसमें काफी सारे जैसा जैसा जो जो कालावधि रहा, उस कालावधि में जैसा जैसा लोगों में समझ उत्पन्न हुई, और उस तरीके से उन्होंने हमारे सामने ईश्वर की प्रतिमाएं, या फिर जिस जिस कालावधि में जिस जिस भाषा का उपयोग किया गया, उस भाषा में शब्द प्रयोग किया गया। कभी देव बोला गया, कभी ईश्वर बोला गया, कभी भगवान बोला गया। तो जिस कालावधि में जो भाषा का उपयोग होता था, उस भाषा से उस परमेश्वर को उस तरीके से नाम दिया गया। तो हमने कभी भी शब्दों से लेकर
परमेश्वर के शब्दों के भगवान, देव, ईश्वर ऐसा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हमने जो शब्द हमारे को हमारे संस्कार से, परिवार से जो हमको प्राप्त होता है, उस शब्दों से हम स्टिक रहे और हमारे लिए एक परमेश्वर, कोई हनुमान जी को मानता है तो उसने हनुमान जी को ही मानना चाहिए, कोई शंकर जी को मानता है तो उसने शंकर जी को ही मानना चाहिए, कोई विष्णु को मानता है तो उसने विष्णु को ही मानना चाहिए। और मैं जो हूँ, तो मैं जिस ईश्वर को मानता हूँ, बाकी जितने भी मेरे संस्कार से, पारिवारिक संस्कार से जितने भी देवी देवताएं मेरे सामने रखे जाते हैं, तो मैं हर एक में जिसको मैंने माना है उसकी तस्वीर मैं हर एक इसमें देखता हूँ, क्योंकि मेरी मान्यता मान्यता है कि परमेश्वर एक है। और मानव निर्मित इंसान ने अपने 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 समझ से उसके तस्वीरें भी बनाई, और उस तरीके से उन्होंने तस्वीरें किस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, तो उस तरीके से अलग अलग कालखंड में वैसी वैसी प्रतिमाएं बनाई गई। तो मैंने मेरे लिए स्वयं के लिए एक ईश्वर मेरा मैंने चुन लेना चाहिए, और सभी में उसी ईश्वर की तस्वीर मैंने देखनी चाहिए। जिस संस्कार में मैं पला बड़ा हूँ, तो भाव जो होते हैं, भाव बगैर तस्वीर के या बगैर मूर्ति के मेरे अंदर वो भाव उत्पन्न नहीं होते। तो मेरे लिए कोई भी मूर्ति या कोई भी तस्वीर मैं अगर नियुक्त करूँ, तो मेरे को प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से मेरा 100%, 100%, एक भी परसेंट कम नहीं, 100% मेरी ऐसी मान्यता है कि मैं किसी एक को मान लूंगा तो उसके साथ में मेरी बातचीत भी हो सकती है, और बातचीत भी हो सकती है, और एक को मान्यता रहने के बाद में प्रार्थना और मेडिटेशन के माध्यम से उसके साथ में मेरा संबंध भी बनता ही बनता है। और जब ऐसी बात आती है, तो उसको मेरे लिए जो भी मेरी याचना रहती है, जो भी मेरी समस्या रहती है, उसके अंतर्गत जब भी मैं उसके सामने प्रार्थना करता हूँ, याचना करता हूँ, बहुत ही विनम्रता से वो करना पड़ता है। उसमें किसी भी प्रकार का अहंकार निर्मित अगर वो मैं करता हूँ, तो उसके रिजल्ट शायद, तो बहुत विनम्रता से मैं एक याचना करता हूँ, जो भी समस्या है, जो भी मेरे को लगता है, जो भी मेरी मांग है, जो भी डिमांड है, वो तो वैसे तो देखा जाए तो मेरे लिए जो उपयुक्त है, अथवा मेरी जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी के हिसाब से वो मुझे देने वाला है। तो परमेश्वर के साथ में संबंध बन जाने के बाद में फिर परमेश्वर को मेरे जीवन के लिए उसको काम करना पड़ता है, फिर वो काम करता है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी संत परंपराएं रही हुई है, कई संत रहे और उनकी परंपराएं रही हुई है। मैंने देखा है कि कई संतों के काम परमेश्वर को करना पड़ता था। मैंने ये भी पढ़ा हुआ है कि परमेश्वर वो संत के घर में उसके लिए पानी भर जाता था, उसका खाना पका कर जाता था। तो इस प्रकार से उस लेवल पे हम नहीं भी गए, तो इस प्रकार से हमारे जीवन की जो समस्या है, वो इंसानों के माध्यम से परमेश्वर भेजता है, उसके माध्यम से हमारे को वहां से जवाब प्राप्त होता है, या फिर वहां से हमारे को निजात मिल सकती है। तो हम अगर संबंध बनाते हैं, तो परमेश्वर को हमारे लिए काम करना पड़ता है, मगर शर्त इतनी है कि हमको भी उसको सहयोग करना पड़ता है। बगैर मेरे सहयोग के वो काम नहीं कर सकता, और बगैर उसके सहयोग के मैं काम नहीं कर सकता। दोनों का ताल्लुकात बनता है। तो ये ताल्लुकात बनाने के लिए मैंने जो ये 12 तत्व आपके सामने रखे, ये 12 तत्वों के माध्यम से ये हो सकता है। और इतना जिसको हम बोल सकते हैं, दुनिया सबसे बड़ी जो चीज है, दुनिया में सबसे बड़ा जो ज्ञान या ज्ञान, सबसे बड़ा जो ज्ञान है, जिसको हम बोलते हैं आत्मज्ञान। तो ये 12 तत्व जो इसके माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। एक बार इंसान को अपने बारे में, खुद के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है या हो गई, तो उसका जीवन सरल बन जाता है। तो ये 12 तत्व हमें आत्मज्ञान दिलवाते हैं, और इसकी वजह से हमारी जानकारी हमारे को प्राप्त होने की वजह से हमारे को हमारी जीवन की मर्यादाएं समझ में आती है। और जब मर्यादाएं आदमी को समझ में आ जाए, तो मर्यादाओं के बाहर जाकर आदमी काम नहीं करता। और दुख का कारण है कि मर्यादाओं के बाहर जाकर काम करने की वजह से दुख उत्पन्न होते हैं। मर्यादाओं के हमारी कैपेसिटी क्या है, हम कितना कर सकते हैं, तो अगर उस हिसाब से हम अगर काम करते, तो हमारे जीवन से दुख और डिप्रेशन दोनों हमारे से दूर रहते हैं। तो ये 12 तत्व हमें डिप्रेशन, दुख, स्ट्रेस जो होते हैं, तान तनाव जो दिमाग दिमाग में होते हैं,
ये 12 तत्व हमें तान तनाव से, दुखों से और डिप्रेशन से दूर रखते हैं। और इससे अगर मैं दूर रहा तो पर्याय से जो समाधान, सबसे कठिन चीज आज की दुनिया में है कि किसी भी चीज में समाधान नहीं होता, तो हम समाधानी रह सकते हैं। और हम जिस तरीके से भी रह सकते हैं कि परमेश्वर जिस तरीके से हमें रखना चाहता है उस तरीके से रहने की हमारी इच्छा, और फिर यही इच्छा हमारे को समाधान प्राप्त करवाती है। और ये समाधान जब प्राप्त होता है तो फिर दुख, वैफल्य या फिर तान तनाव, इससे हमारे को अपने आप मुक्ति मिलती है। और सिर्फ वजह है कि परमेश्वर के साथ में मेरा संबंध बनाना। ये 12 तत्व परमेश्वर के साथ में मेरे संबंध बनाता है। संजय, प्लीज बी कंटिन्यू। धन्यवाद मोहन भाई। बहुत अच्छी तरह आपने ये जो हमारे 12 तत्व है 12 स्टेप प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी। नमस्ते दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं संजय। कल हमने इस विषय पर जो अल्कोहलिक लोग होते हैं उनमें क्या चेंजेस आते हैं और उनको ये संस्था की मदद से शराब से दूरी कैसे मिलती है, इस बारे में हमने चर्चा की। और ये चर्चा करते वक्त हमने वो अल्कोहलिक कैसे होता है, उसकी क्या इच्छा होनी चाहिए और अल्कोहलिक एनोनिमस उनके लिए क्या काम करता है, इस सारे विषय पर हमने विस्तृत जानकारी कल साझा की थी। आज जो रिकवरी रिकवरी जिसे बोलते हैं कि शराबियत से दूरी दूरी बनाकर एक अच्छा जीवन व्यतीत कैसे किया जाता है, इस बारे में जो अल्कोहलिक एनोनिमस का इतना सारा लिटरेचर है जो 1935 से वर्कआउट किया गया है, उसके तहत ये जो 12 पॉइंट्स 12 स्टेप्स लिए हैं। बेसिकली ये जो स्टेप्स है, हम ऐसा नहीं बोलते कि ये खुद हमारे ही स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स काफी जो धार्मिक आध्यात्मिक जो ये हुआ करते थे, जैसे धर्म से लिए हैं, कई चीजों से लिए हुए हैं। लेकिन ये 12 तत्व उस व्यक्ति पर काम अच्छी तरह कर जाते हैं। इवन जनरल आदमी पे भी, सर्वसामान्य आदमी जिसे बोलते हैं, उस पर भी ये काम करते हैं। क्योंकि एक अल्कोहलिक आखिरी का जो उसका स्टेज होता है अल्कोहलिज्म का, उस स्टेज में वो एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाता है जिसे हम अस्थिर, असमाधानी और चिड़चिड़ा व्यक्ति। और वो जो चिड़चिड़ा व्यक्ति है वो खुद के जीवन के साथ साथ अपने इर्द गिर्द अपना परिवार, हर जगह, जैसे मोहन भाई ने अभी बोला कि वो हर एक आदमी को जो उसके संपर्क में आता है उसके लिए एक प्रॉब्लमेटिक पर्सनैलिटी करके बाहर आता है। तो कल हमने अल्कोहलिज्म क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के अल्कोहलिक्स होते हैं, और ये जो डिसीज एक कहा गया है, WHO ने जो हमें इसके बारे में जानकारी दी थी, उस विषय पर सारी चर्चा हो चुकी है। आज मोहन भाई ने 12 स्टेप्स भी आपके सामने रखे हैं और इसकी मदद से, और ये आध्यात्मिक प्रोग्राम क्या है, हमारे भाषा में ईश्वर, उच्च शक्ति, हायर पावर, ये क्या है। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंपल्शन नहीं है कि एक ही भगवान या एक ही धर्म, एक ही जाति। ऐसा अल्कोहलिक एनोनिमस का इस विषय में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है या फिर किसी भी प्रकार का कंपल्शन नहीं है। आप जिस उच्च शक्ति को मानते हैं, जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, उसका बेस लेके ये 12 स्टेप का आचरण जिसको बोलते हैं सही मायने में, हम करके इस रिकवरी प्रोग्राम को चलाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस विषय पे कल शायद आपके मन में काफी सारे प्रश्न आए थे, तो आज हम ये जो सेशन आज आपने अरेंज किया है और हम आपसे जो जुड़े हैं, तो आपके अगर कुछ प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। जी, धन्यवाद संजय जी। मैं ही एक सवाल करना चाहती हूँ कि जो आप संस्था अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, तो आपको समाज में आप देख रहे होंगे कि आपसे कितने परसेंट प्रभावित हो रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी दीजिए? एक्चुअली परसेंट वाइज अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो जैसे हम शेयर एंड केयर का प्रोग्राम बोलते हैं, तो हम पहला जो वर्ड यूज करते हैं, जैसे मैं मेरी पहचान देता हूँ, मैं एक से ए सभासद हूँ, लेकिन मैं मेरी जब पहचान देता हूँ, तो सबसे पहली लाइन जो हम हमारे शेयरिंग में स्टार्ट करते हैं कि केवल और केवल ईश्वर की कृपा। तो हमारा ऐसा मानना है कि अगर
100 में से 100 लोगों को मैसेज दिया गया है ना, संदेश वहन जिसको बोलते हैं। अगर जैसे मान लो कि आप हमसे जुड़ गए हैं और आपको पता है कि हम अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए काम करते हैं, और आपके इर्द गिर्द किसी कोई समस्याग्रस्त व्यक्ति है और आप हमारे से संपर्क साधते हैं, और वो संपर्क करने के बाद हम उस व्यक्ति तक जाते हैं। उस व्यक्ति के घर में हमारे जैसे जैसे अभी मोहन भाई है, मैं हूँ, तो हम लोग वहां जाके उनको एक मैसेज देते हैं कि इस टाइप की ऐसी ऐसी संस्था काम करती है। और जब हम संदेश देते हैं तो हम इस चीज का ख्याल रखते हैं कि हम उसे किसी प्रकार का ब्लेम नहीं करते कि भाई तू कितना शराब पीता है, तेरा घर क्या कैसा हुआ है, इस विषय पर किसी भी विषय पर बात नहीं करते। जैसे हमने कल आपको अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में जानकारी दी कि भाई अल्कोहलिज्म एक डिसीज है, कैसा हुआ है, तो हम हमारे अनुभवों के अंतर्गत अगर मैं वहां संदेश देने जाता हूं तो मैं बताता हूं कि जब मैं अल्कोहल कंज्यूम करता था तो मेरा जीवन पहले कैसा था, बाद में कैसे हुआ, और अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद कितना हुआ। तो हम ऐसे एग्जैक्टली परसेंट वाइज तो नहीं बता सकते, लेकिन हम मैसेज देने के बाद और जो हमारी थर्ड ट्रेडिशन है उसके तहत वो सामने वाले जो आदमी है उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक बार मीटिंग में आके देखिए, और अगर आपको आना है तो हमारा दरवाजा आने के लिए भी खुला है और जाने के लिए भी खुला है। अगर आपको वो मीटिंग में आने के बाद, वो मीटिंग अटेंड करने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं ये और उस व्यक्ति को कब लगेगा, जब वो खुद होके ये सोचेगा कि ये जो सामने वाला आदमी शेयर कर रहा है, तो ये शेयरिंग में उस वो खुद के अनुभव बता रहा है। जो सामने वाला आदमी, जैसे मैं अगर शेयर कर रहा हूँ के एक्सपीरियंसेस अगर मैच होते हैं तो वो रुकेगा वहां। और उसके बाद हम जो ओल्ड टाइमर हैं, ओल्ड टाइमर यानी आप कह सकते हैं कि जैसे मैं हूँ, मेरे से भी बहुत ज्यादा ओल्ड टाइमर मोहन भाई है, तो हम उसको फॉलो अप देते हैं कि उसको उसको मार्गदर्शन करते हैं कि भाई तू आते रहे, कम से कम 90 दिन अगर कंटिन्यू मीटिंग में आता रहा। तो हमारे इसमें एक स्लोगन कहा गया है कि ब्रिंग योर बॉडी फर्स्ट, माइंड विल ऑटोमेटिकली फॉलोज। यानी आप शरीर से, कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब हम मैसेज देने जाते हैं तो वो अल्कोहलिक जो होता है, एक जाहिर सी बात है कि भाई एक अल्कोहलिक जो होता है वो अपने आप में, जब वो अल्कोहलिक होता है तो वो बहुत ज्यादा अक्ल हुशारी वाला आदमी होता है, वो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो बड़े मुश्किल से अगर वो अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में आता है, तो आते रहने से क्या होता है कि शरीर से अगर आते रहा तो एक दिन उसका मन तैयार हो जाता है इस चीज के लिए कि नहीं, ये जो लोग सारे शेयर कर रहे हैं अपने बारे में, खुद के बारे में, उसके बारे में नहीं, तो इसमें मेरा भी जीवन कहीं तो भी दिख रहा है, और मेरा भी जीवन इसी प्रकार से मलिन हुआ है, और वो आदमी रुक जाता है। लेकिन परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो ये जो सौभाग्य है, मैंने क्या बोलते हैं इसको, ईश्वर की मर्जी को, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मोहन भाई ने बोला कि ईश्वर का नियोजन जो है, अगर जब तक मैं अपनी तैयारी नहीं करूं कि मैं और मेरा जीवन मैंने ईश्वर के प्रति लीन किया है, यानी मैंने अपने जीवन की जो योजनाएं हैं वो उनके हाथ में दी है, तब तक भगवान भी हम पर काम नहीं कर पाएगा। और जनरली ऐसा देखा गया है कि जो एक अल्कोहलिक हो जाता है तो वो अल्कोहलिक खुद को ही ईश्वर समझ बैठता है। जब वो मैंने बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लेता है, उसे वो पूरी तरह शराबी बन जाता है, तो वो उसकी अक्ल हुशारी इतनी बढ़ जाती है कि वो खुद को ईश्वर समझने लगता है। और जब कोई भी आदमी जब खुद को ईश्वर समझ बैठता है तो ईश्वर उस पर काम नहीं कर पाएगा। तो हम ऐसा एग्जैक्टली परसेंट वाइज तो नहीं बता सकते। फिर भी मैं मोहन भाई से विनंती करूंगा कि इसका कोई परसेंटेज में हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस में रिजल्ट दिया है क्या? मोहन भाई। हेलो। हाँ हेलो। मोहन भाई। हाँ हाँ, सुन रहे। हाँ हाँ। एक्चुअल ऐसा तो फिगर नहीं रखते, मगर 100 लोगों के पास में अल्कोहलिक एनोनिमस ये संस्था दारू बंद करने के लिए एक मार्ग उपलब्ध है। इसके बारे में जब जानकारी देते हैं तो हम 100 लोगों के पास में जब पहुंचते हैं तो 100 लोगों में से 60% लोग अल्कोहलिक एनोनिमस में आते हैं। 40% जो लोग रहते हैं वो तुरंत डिनाई कर देते हैं कि मेरा तुम्हारे जैसा नहीं है, मैं वैसा नहीं पीता और मैं दिन भर नहीं पीता वगैरह वगैरह। 40% लोग डिनाई करते हैं। 60% लोग अल्कोहलिक एनोनिमस में आते हैं।
आने के बाद में कुछ दिन तक कुछ लोग रुकते हैं और फिर दारू की तरफ चले जाते हैं। तो 20% 40% जो लोग होते हैं वो रुक जाते हैं हमेशा के लिए। 20% लोग जो होते हैं वहां आने के बाद में भी जिनका मन दारू की तरफ ज्यादा आकर्षित रहता है, तो फिर जाते हैं, फिर पीते हैं, और फिर जब उनको पीने से तकलीफ होती है तो 20% लोग फिर लौट कर फिर अल्कोहलिक एनोनिमस में आते हैं। और बचे हुए जो 40% लोग हैं जो स्टार्टिंग में डिनाई कर देते हैं, नकार देते हैं, तो इसमें से भी 20% लोग वापस आने के चांसेस रहते हैं। तो ओवरऑल सुधारना या रिकवरी या सुधारना उसका जो रेट या फिर परसेंटेज बोला जाए तो 60% अल्कोहलिक एनोनिमस ये इससे व्यसन में से 60% लोगों को बाहर निकालने के लिए अल्कोहलिक एनोनिमस कामयाब है। और 60% लोग अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में सुधरते हैं। 40% लोगों का जरा आना जाना रहता है, 20% लोग तो टोटल डिनाई कर देते हैं, 20% लोगों में से कुछ लोग वापस पलटकर अल्कोहलिक एनोनिमस में आते हैं। जो भी उन्होंने बातें सुनी रहती है वो बातें उनको दारू शराब ठीक से पीने नहीं देती, और फिर वो 20% लोग आते हैं। रिकवरी जो रेट है अल्कोहलिक एनोनिमस का वो 60% है। जी, ओके, थैंक यू मोहन बाबू। थैंक यू मोहन जी, और धन्यवाद संजय जी। और आगे हमारे सदन में भी हैंड राइज किया है, तो उनके भी हम सवाल ले सकते हैं। तो मेरा जी भाई साहब ने हैंड राइज किया है, सादर आमंत्रित है। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही और हमारे मुख्य अतिथि महोदय बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। अभी ये जो ग्रामीण स्तर पर, मैं नर्मदापुरम से हूँ, मध्य प्रदेश से, और जैसे ग्रामीण परिवेश में मैं रहता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि अभी गांव में जो दुकान मतलब चोरी छुपे जो बिक रही है, उसके माध्यम से बच्चे भी उस ओर बढ़ रहे हैं। और जो कुछ लोग नए नए पी रहे हैं, इनको हम कैसे रोक सकते हैं, या इन पे कैसे क्या कहें ऐसे कि मतलब इनको कैसे आपसे जोड़ सकते हैं, ये बताने का कष्ट करें। जी ओ। दादू, आपने कभी पी कि नहीं? नहीं पी भैया। जी ओम। हम जो लोग इस रास्ते पे जा रहे हैं, तो उस रास्ते पर चलने के बाद में उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, सिर्फ इतना ही हम उनको बता सकते हैं। और दुष्परिणाम हो सकते हैं ऐसा हम बता सकते हैं, फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं, तो हम उसके लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान गलत रास्ते पे जा रहा है, इसको सद्विवेक बुद्धि दो। इतना ही हमारे बस में है, दूसरा हमारे बस में कुछ भी नहीं। जो आदमी जिसने तय किया है कि मेरे को इस रास्ते पे जाना है, तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। प्रार्थना अकेला माध्यम है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान जरा इनका ध्यान रखो करके, इतना ही हम कर सकते हैं। जी ओम, जैसे नर्मदापुरम में मतलब मध्य प्रदेश से नर्मदापुरम के आसपास आपके इससे लाभान्वित लोग हैं क्या? कुछ ऐसा पता लग सकता? मैं कि नहीं आपको इंक्वायरी करके नर्मदापुरम ना। हाँ जी, होशंगाबाद, पहले होशंगाबाद, अब नर्मदापुरम हो गया। हाँ, नहीं है ना, वो पूरा पट्टे में हमारा नहीं है ना, वो पूरे पट्टे में नहीं है। मध्य प्रदेश में वैसे हमारी संस्था बहुत कम है, रायपुर में काम करती है, भोपाल में है, इंदौर में है, उज्जैन में है। तो थोड़ा सा वो नर्मदापुरम बोलो या होशंगाबाद की तरफ, फिर भी मैं जानकारी उपलब्ध करके मैडम के पास में दे दूंगा। अगर ऐसे कुछ लोग वहां पर है तो वो जानकारी आपको दी जाएगी। मगर अभी तक मेरे को जो मालूमात है, एक प्रोग्राम हम लोगों ने किए थे सत्यमेव जयते के अंतर्गत, तो काफी सारी पूरे हिंदुस्तान भरे से काफी सारे लोगों की इंक्वायरी आई थी, मगर फिर उसके ऊपर वो स्टिक नहीं रहे। तो होशंगाबाद से भी मैं खुद उसमें काफी इन्वॉल्व था, होशंगाबाद से भी इंक्वायरी थी। तो अभी उसमें से कुछ लोग है क्या, तो मैं जानकारी हासिल कर कर फिर मैडम की तरफ दे दूंगा, तो आप उनसे कलेक्ट कर लेना। जी जी ओम, जी ओम। जी धन्यवाद मेरा जी भाई साहब। और आगे आदरणीय हमारे मुन्नीलाल भाई साहब ने हैंड राइज किया है।
जी स्वागत है। सदन को प्रणाम। आज की हमारी शोभा बहन जी ने बहुत अच्छा कराया और आदरणीय संजय जी और आदरणीय मोहन जी के पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूँ। मैं मुनीलाल यादव, जनसेवक, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हूँ और राज्य प्रभारी हूँ पतंजलि किसान सेवा समिति का, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं निवेदन करना, जैसा आदरणीय मेहरा जी ने सवाल किया है आदरणीय संजय जी और आदरणीय मोहन जी से, आप अपने स्तर से जो काम कर रहे हैं शराब के विषय पर बहुत प्रशंसनीय काम कर रहे हैं, व्यक्ति का जीवन बदलने का काम कर रहे हैं। मैंने एक प्रयोग किया था आदरणीय, जैसा हमारे आदरणीय पवन कुमार जी जो पतंजलि पीठ हरिद्वार से हैं, इन्होंने कई गांवों में गांव को आदर्श ग्राम बनाने के लिए बहुत पहले काम किया है और बहुत उनकी जो सोच थी उस दिशा को लेकर के आज हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। एक गांव है टीकमगढ़ जिले में धजरई, जहां पर लगभग पुरुषों के साथ महिलाएं शराब पीती थी और बनाती थी, और वहां मेरा गुरु स्थान था, मंदिर था हनुमान जी का, शहर से 10 किलोमीटर दूर था। विचार किया गया कि यहाँ पे सारे शहर के लोग आते हैं और लेकिन यहाँ पे शराबी ज्यादा हैं और महिलाएं तक शराब बनाती हैं। वहां पर जाकर के हमारे जो धर्म गुरु हैं, जो वहाँ के महात्मा थे मंदिर के, उनको आगे किया, उनको साथ लेकर के हम सब सामाजिक संस्थाएं जो थी, सब लोग सामाजिक कार्यकर्ता उनके साथ गए और पूरे गांव में घर घर तक उन्होंने झोली फैला करके सबसे भीख मांगी कि आप हमें भीख में पैसे नहीं चाहिए, ना गेहूं नहीं चाहिए, ना अनाज नहीं चाहिए, हमें आपकी शराब चाहिए। आप शराब छोड़ दें, बस यह संकल्प ले लें, मैं आपके आगे भीख मांगता हूं, हाथ जोड़ता हूं, झोली फैलाता हूं। घर घर एक एक व्यक्ति के पास गए हम लोगों के। रात के सुबह 8-9 बजे से 10 रात के 10 बज गए थे, ठीक 12 घंटे पूरे गांव में कोई भी व्यक्ति को मत छोड़ा। वहां पर जाके गांव के साथ बैठे, सबको एक जगह एकत्र किया और वहां पर बैठ के कहा, तो लगभग कई महिलाओं ने अपनी बात रखी। मेरे पास वीडियो में भेजूंगा कि महिलाएं कह रही कि इस गांव में कुएं के पानी सूख गए, उसका कारण है कि हमारे लोग जो है यहाँ शराब पी रहे, शराब पी करके जो है गलत करते, ईश्वर नाराज हो गए, ऐसे प्रकार की मान्यता है। मतलब वहां से लगभग 75% लोगों ने शराब छोड़ दी थी, 25% लोग ने नहीं छोड़ी और वो बनाते रहे शराब और पीते रहे। जब उनको बुला करके समझाया गया, 10% और सुधरे, 15% ने नहीं छोड़ी किसी भी कारण। फिर 15% के लिए प्रशासनिक अमला बुलाया गया और वो सारे गांव के लोग एक साथ हो गए और उन 15% लोगों को प्रशासनिक कार्रवाई के तहत फिर उनको शराब छुड़वाई और पूरा गांव शराब मुक्त गांव हो गया। यह ऐसा एक प्रयास किया गया था, इसलिए मैंने सदन को निवेदन किया जो मेहरा जी का, कि कैसे, क्योंकि मेहरा जी के गांव हम गए हैं, जब मेहरा जी के गांव जाते हैं तो सड़क के किनारे भारी पन्नी, पूरी पन्नी डली रहती हैं और शाम के टाइम बच्चे, युवा जिनकी उम्र लगभग 15 साल से लेके और 35 साल की उम्र होगी, ऐसे लड़के पूरे रोड पे बैठे रहते हैं। जब 1-2 बार मेहरा जी के साथ हम गए तो हमको भी लगा कि देखो कितना जो है, तो मेहरा जी की जो पीड़ा है उसके लिए हमें प्रतिष्ठित व्यक्ति या धर्मगुरु आगे लाना पड़ेंगे। हम सबको उनके पास प्रेम से उनसे चर्चा करना पड़ेगी। कई आधे से ज्यादा लोग तो आपके स्नेह और प्रेम से जब अनुनय विनय करेंगे तो निश्चित उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल कभी, जैसा आदरणीय मोहन जी ने कहा कि वो कभी छोड़ते ही नहीं है कुछ, ऐसे लोगों के साथ फिर हम वैसा बर्ताव करते हैं और अपने साथ वो लोग हो जाते हैं जिन्होंने शराब छोड़ी है, और जो शराब नहीं पीते हैं वो भी हमारे साथ हो जाता है। तो एक सामान्य जनमानस आपके साथ हो जाता है, माहौल बन जाता है, तो 10% लोग फिर अपने आप कार्रवाई के ऊपर छोड़ देते हैं, तो बदलाव आ जाता है। यही मेरा अनुभव है। ओ जी धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, आपने अपने गांव के बारे में, शराब से गांव कैसे पीड़ित था उसके बारे में जानकारी दी। और आगे आदरणीय शरद वर्मा जी भाई साहब है और ये इटारसी से है। सादरा सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की वो पूछे, शरद वर्मा जी पूछेंगे, शरद वर्मा जी पूछेंगे कि मुनीलाल जी आप शराब पीते थे क्या? तो जी मैं शराब पहले पीता था और मैंने बंद की है। जी 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 सदन को कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, जो भी ये अंदर की बात है सबने बताना चाहिए, कोई ये नहीं है ऐसे
बताना चाहिए, जो लिया है लिया है ना? सदन को ठीक है, कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम। आज बहन जी ने बहुत अच्छी योगशाला ली और आज जो मुख्य अतिथि बता रहे हैं वो बहुत बड़ी समस्या है। मुझे याद है कि माननीय स्वामी जी ने जब शिवराज मुख्यमंत्री जी को बोला था कि आप शराब बंद करो, तो पिछली बार उन्होंने बंद करने की कोशिश भी करी थी मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वामी जी से क्षमा मांगी थी कि आप शराब के विषय में कुछ नहीं कहेंगे, आप इसके लाइसेंस के विषय में कुछ नहीं कहेंगे। ये मुन्नीलाल सर जी को इसको पता है। तो ये शराब अगर सरकार बंद करना चाहे और दूसरे जो स्टेटों में बंद हुई है उसका भी आकलन होना चाहिए कि वहां जो बंद हुई है वहां पे क्या असर है, और ये अपने यहाँ पे जो अगर चल रही है इसको बंद किया जाए तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। इसके लिए ताकत तो चाहिए जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं उन्हें, और समाज में अगर ये बंद होती है तो इसका कहीं ना कहीं सब पे इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसी चीजों पे तो सरकार को रोक लगाना चाहिए। और जो बड़े बड़े जो ग्रुप जो काम कर रहे हैं शराब छुड़ाने में, जैसे भाई साहब का है नागपुर में, ऐसे ग्रुपों को मजबूत करना चाहिए सरकार को, उन्हें मंच प्रदान करना चाहिए। हर जिले में एक एडिटोरियम बने हुए हैं, इन्हें देना चाहिए फ्री ऑफ चार्ज। ऐसी संस्थाएं आकर इन भाइयों को समझा सकें, इन भाइयों को ले जाने का कार्य अपन लोगों का रहे। ऐसी संस्था आए और वो जो कोर्स है कोर्स चलाए शराब छुड़ाने का, शराब का दोनों पहलुओं को रखे कि विदेशों में क्यों जरूरत है कि वहां ठंडा मौसम है, अपने देशों में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है गर्म देश होने के कारण। तो इसकी कहाँ उपयोगिता है कहाँ नहीं है। और जब शराब अल्कोहली होता है, जब ब्लड अल्कोहली हो जाता है तो वो बताते हैं कि घरों के बर्तन बेचने लगते हैं। तो बड़ी पीड़ा से वो परिवार निकलता है जिस समय एक अच्छा परिवार इसमें जाता है। आज शराब बनाने वालों को बहुत विशेष सजा नहीं है, शायद कुछ ही सजा है उनको। और बड़ी बड़ी कारखाने, बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं, सरकार इस ओर प्रयत्नशील है लेकिन उतनी नहीं है जितनी होना चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या है। एक अच्छे परिवार को एक अच्छा नॉलेज वाला व्यक्ति शराब उसको अपने पद से अलग कर देता है, वो पूरे परिवार से अलग हो जाता है और वो राष्ट्र के निर्माण में वो आदमी का उपयोग हो सकता था, उस आदमी का उपयोग होना बंद हो जाता है। संस्थाओं ने उसको पढ़ा के तैयार किया, समाज ने उसको बड़ा किया, परिवार ने उसको एक लायक बच्चा बनाया और वो एक बाद में आके शराब में डूब जाता है। तो वो शराब में डूबता है तो ऐसा नहीं कि उस परिवार का ही नुकसान होता है साहब, वो समाज का भी नुकसान होता है और राष्ट्र का भी नुकसान होता है। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जी ओम। जी, धन्यवाद शरद भैया जी। आगे हमारे संजय जी, आप कुछ बताना चाहते हैं इस पर? शरद भैया जी ने बात करी। शरद जी, हमारी जो संस्था है अल्कोहलिक एनोनिमस, जो अल्कोहल की समस्या से पीड़ित है उनके लिए बेसिकली काम करती है। और जैसे अभी आपके मार्फत या किसी के मार्फत जिन तक मैसेज कैरी होता है, संदेश पहुंचता है, और जिसे सबसे पहली जो हमारी कंडीशन है कि वो एक सभासद बनने के लिए उसकी दारू से मुक्ति पाने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरी बात मैं इम्पोर्टेंटली आपसे कह दूं कि हम जो अभी आपने जो अभी बात की कि भाई देश राष्ट्र शराब की जरूरत, उसकी फैक्ट्री, मुख्यमंत्री वगैरह वगैरह,
इन सब चीजों से अल्कोहलिक एनोनिमस किसी भी प्रकार का कोई भी वास्ता नहीं रखती है। और आपने जो बोला है कि अभी उस टाइप का गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म देना चाहिए या फिर कुछ होना चाहिए, इससे क्या होता है कि अभी थोड़ी देर पहले किसी भाई साहब ने बोले कि उन्होंने खुद के लेवल पे एक पूरा गांव छान मारा, उन्होंने मेहनत की। ये होगी इनिशियल एक्टिविटी जो हम अल्कोहलिक एनोनिमस भी उसी तरह से प्रयत्न करते हैं। अब इस पे जो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, वो मुख्यमंत्री क्या डिसीजन लेते हैं, राजकीय पक्ष क्या काम करते हैं, कौन से कंट्री में शराब होनी चाहिए, कौन से कंट्री में नहीं होनी चाहिए, ये हम सब नहीं कर सकते। एक्चुअली कैसा है, हमारी जो प्रार्थना है वो बोलती है कि हे ईश्वर हमें प्रदान कर समाधान उन चीजों को हे ईश्वर हमें प्रदान कर समाधान उन चीजों को अपनाने जिन्हें हम बदल नहीं सकते। जो हम बदल नहीं सकते वो चीजें हमें समाधान पूर्वक अपनानी है। फिर हम ईश्वर से कहते हैं सेकंड लाइन में कि साहस उन चीजों को बदलने जिन्हें हम बदल सकते हैं, और समझ इन दोनों के बीच का फर्क पहचानने के लिए। यानी हमारे हमारे से जितना पॉसिबल होता है, और जो समस्या से पीड़ित है, और वो समस्या से पीड़ित व्यक्ति अगर हमारे तक पहुंच जाता है या हम उन तक पहुंच जाते हैं, तो हम उस विशिष्ट व्यक्ति पर काम करते करते हमारा जो काफिला है वो आगे बढ़ते जाता है। हमारा किसी भी प्रकार की जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, मैन्युफैक्चरिंग है, या कौन से जिले में स्टेट में बंद करनी चाहिए, यहाँ इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। मोहन भाई प्लीज आप भी थोड़ा इस पे थोड़ा खुलासा या प्रकाश डालिए। जी जी जी, आ गया उनको उनको समझ में आ गई बात कि हमारा सिंगलनेस ऑफ पर्पस है। और हम लोग उस तरीके से गवर्नमेंट के पॉलिसी में या फिर उस तरीके से कुछ भी, उसके लिए हम हतबल है। गवर्नमेंट तय करेगी तो उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। हम जिनकी इच्छा रहती है तो। और रही बात, तो हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिनको शराब से तकलीफ है। हम उन लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं जो एंजॉय करते हैं शराब को, पूरा जिंदगी भर एंजॉय कर सकते हैं। तो शराब कोई तो बुरी चीज नहीं है कि 10% लोगों के लिए बुरा साबित हो सकता है। 90% लोग तो शराब को एंजॉय करते ही करते हैं, फिर वो कोई भी कंट्री हो। तो हम उन लोगों के रास्ते में आड़े नहीं आ सकते जो एंजॉय करते हैं। जिनको तकलीफ है उनको मदद करने के लिए संस्था काम करती है। अभी इंडिया में सबसे बड़ी कंट्री अगर, या हम पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो सबसे बड़ा देश है। तो कई जगह जगह हिंदुस्तान में भी ऐसी है कि जहां तक अभी तक हम लोग भी नहीं पहुंचे, हमारी संस्था नहीं पहुंची अभी तक। तो अवेयरनेस जो है, हम ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म से अवेयरनेस लाने का प्रयत्न करते हैं। और फिर किसी के इंक्वायरी आ गई, जैसा अभी भैया ने नर्मदापुरम का नाम लिया था, अभी वहां से अगर 2-3 लोगों की इंक्वायरी आ गई तो उस तरीके से वहां पर स्थापन करने का, ये संस्था का स्थापन करने के लिए हम कार्य करते हैं। और फिर वहां जो लोग रहते हैं, अभी अब ऐसा जैसे हम नागपुर से और वर्धा से है, तो नर्मदापुरम में 2-3 लोग अगर उस तरीके से हम उनको वैसे तो हम ये शब्दों का उपयोग नहीं करते मगर मैं कर लेता हूँ उसको, उन लोगों को हम प्रशिक्षित करते हैं और फिर वो चयन को आगे बढ़ाते हैं। फिर जैसे 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 उनके नजर में लोग आएंगे या फिर उनके पास में लोग आएंगे तो इस चयन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम गवर्नमेंट के पॉलिसी में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इस तरीके से हमारी संस्था काम करती धन्यवाद, मोहन दो। बहुत सुंदर। आगे आप हमारे तक कैसे पहुंचे? दिनेश सेमवाल जी ने हैंड राइज किया। तो पहले सबसे पहले दिनेश भाई साहब आप अपने बात रखिए। आदरणीय पवन जी को, आदरणीय है। पवन सर को बुला लें, और इसके बाद कहीं उनको जाना जी भी हो सकता है। आदरणीय पवन सर जी जी सादर आमंत्रित हैं, फिर हम सबको जी जी, बुला आज लें। सर। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर आज की चर्चा, परिचर्चा। 12 कमांडेंट्स जो आपने बताए आज के मुख्य अतिथि ने, बहुत सुंदर। उसकी प्रति अगर हो तो ग्रुप में शेयर कर देंगे। इन 12 जो प्रिंसिपल्स हैं, जो नियम है, इनको बार बार पढ़ने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। और इसी में ही सारी जो सार छुपा हुआ है संस्था का, ऐसा आभास आज हमें हुआ है।
मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सरकार से हमें बहुत अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है सरकार को अ, न चाहते हुए करनी पड़ती है, और हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी इस तरह से परफेक्ट होगा और ये परफेक्टली वो काम करेंगे, क्योंकि उसके भी बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारी चीज जुड़ी हुई। राजस्व, पैसा जिसको हम कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा मजबूरी है राज्य सरकारों के लिए भी। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही अच्छा क्यों नहीं हो, सोच क्यों नहीं हो, लेकिन शराब से राजस्व भी मिलता है, तो उसके वजह से भी शायद कई बार वित्तीय संकट होगा तो उसका प्रभाव भी बाकी सब चीजों पर पड़ता है। तो इस वजह से भी न चाहते हुए भी कई बार सरकार करती है। इसलिए अप्रोच संस्था की, अल्कोहलिक एनोनिमस संस्था की अप्रोच बिल्कुल सही है कि जिसको जरूरत है केवल वहीं तक ही पहुंचे। उसके आगे हाथ पैर चटपटाने की, ये सोचने की कि सब बिल्कुल ये हम शराब मुक्त हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी कल्पना तो हम कर सकते हैं, लेकिन यथार्थ में लाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बहुत सुंदर, जिसको परेशानी है, बहुत जिसको सुंदर। समस्या है, जिसको परेशानी है, जिसको समस्या है, वो समस्या को समझे और उसको लेते हुए अपनी स्वयं का अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसी तरफ संस्था आगे बढ़ेगी। इस फिलॉसफी से भी मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। मेरा सुझाव यह है, क्योंकि जो मैंने कल भी बात कही थी, तो यह है कि एक तो बड़े जो वयस्क लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके उनको अपना सही गलत उसके बारे में शायद निर्णय लेने के लिए वो सक्षम भी होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। लेकिन जो इसका प्रभाव, मैं इसको अब एक व्यसन के रूप में कहूँ, चाहे शराब को कहें, चाहे हम और ड्रग्स को कहें, जिसका कि और भी खतरनाक जंजाल फैलता जा रहा है पूरे देश में, उसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो बच्चों के ऊपर भी पड़ रहा है। अब बच्चों के ऊपर क्यों पड़ रहा है? क्योंकि जैसा आपने कल का आपका कीवर्ड था कि उनको सिग्नल मिल रहा है, उनको वहां से ऑफर आ रहा है, अपने पीयर ग्रुप से ऑफर आ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि गांव के स्तर पर या किसी समुदाय के स्तर पर अगर वहाँ के जो ऐसे इस विषय पर सोच रखने वाले लोग हैं, व्यक्ति है, वो अगर उनका एक ग्रुप बनता है, उनका एक संगठन बनता है, उनकी आपस में बातचीत होती है, संगठन भी बहुत बड़ा शब्द है, तो ऐसे समान सोच रखने वाले व्यक्ति अगर विजिलेंट हों और मतलब वो देखें कि ये ऑफर कहाँ से आ रहे हैं, ये ऑफर देने वाले लोग कौन हैं, ये हमारे बीच के हैं या ये बाहर से आ रहे हैं, ये ऐसे लोगों के प्रति सजग रहते हुए विशेषकर अपने बच्चों में, जो कि स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, उसके प्रति ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी फाउंडेशन वहीं से ही खराब होनी शुरू होती है। और कई बार हमने देखा है कि ऐसा न्यूज में भी मैंने पढ़ा कि स्कूल के बाहर खुमचे लगे रहते हैं, वो खुमचे के माध्यम से वो ड्रग्स की भी सप्लाई होती है, खाने की चाउमीन भी दे रहे हैं, साथ में ड्रग्स भी दे रहे हैं, शराब शायद नहीं भी दे रहे हो या दूसरी चीजें वहां पर जा रही हैं। तो ऐसे चीजों के प्रति जब तक के हमारे समाज के ही लोग विजिलेंट नहीं होंगे, हम ब्लेम करें कि सरकार नहीं कर रही है, हम कहें कि पुलिस ने कुछ नहीं किया है या दूसरी संस्थाओं ने नहीं किया, तो ये बड़ी नादानी वाला कार्य है। क्योंकि हो सकता है कि पुलिस वाले को भी थोड़ा सा उसमें से कट मिल जाए, जिसका काम है वहां पर उसको करने का और उसको रोकथाम करने का। हो सकता है, ऐसा काफी जगह पर संभव है। तो ऐसी जगह पर जो हमारी जो वाले एरियाज हैं जहां पर से इसका लेन देन होता है, वहां पर विशेष रूप से अगर समुदाय के ही लोग और अगर स्कूल है तो उसके प्रशासन के साथ मिलकर के इस चीजों की पहले निगरानी करें। निगरानी करने के बाद अगला स्टेप उठाएं जो भी उचित लगता है, और उसको परिवर्तित करें एक्शन में, जिससे कि जो उपलब्धता वाली जो चीज है वो एक तो खत्म हो, दूसरा जो ऑफर करने वाले लोग हैं उनको भी चिन्हित करते हुए वहां पर उनका उसके प्रति जो भी कार्य होना है उसके कार्यवाही करें, उचित कार्रवाई करें। तो ये काम केवल ये सोचना कि ताली एक ही हाथ से बज जाएगी, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये मामला बहुत जटिल है और इसमें ताली को बजाने के लिए हमारा प्रशासन शासन के साथ साथ हमारे जो लोकल लेवल पर जो जागरूक व्यक्ति हैं, अगर वही कदम नहीं उठाएंगे तो फिर हम ये कतई भरोसा नहीं कर सकते हैं कि केवल सरकार अपनी ताली बजाए और सारा काम खुद हो जाए।
ये बिल्कुल भी संभव नहीं। और इसी की नींव के ऊपर जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की संस्था का वो बना हुआ है कि वो भी स्वेच्छा पर आधारित जो कार्य है बिल्कुल बहुत अच्छा है, क्योंकि स्वेच्छा से जो करना चाहे तो आपकी चांसेस सक्सेस की बढ़ जाती हैं। अगर स्वेच्छा से कोई नहीं करना चाहे तो आप कितना भी काम कर लोगे, उसकी संभावनाएं बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, हमारा काम ये ज़रूर है कि इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, इसके शॉर्ट टर्म दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम जागरूक ज़रूर करें। और मुझे लगता है कि जो चर्चा का विषय है, इसी पर केंद्रित होकर के समुदाय के लोग, चाहे वो गाँव के हों, चाहे उस गाँव के एक वार्ड के हों, या शहर के हों, या शहर के किसी वार्ड के हों, या उसके हों, उस पर ये ज़रूर चर्चा करते हुए इस विषय को और अच्छी तरह से समझते हुए और इसके जो विभिन्न कड़ियाँ हैं, इनको समझते हुए, अपने तरफ से जो हम कर सकते हैं, उस पर विचार करें। और उसमें उस जो कर सकते हैं, उस पर हम सरकार से क्या मदद ले सकते हैं, उसके ऊपर भी उसके पश्चात विचार करें। तो ऐसा करके हम सार्थक रूप से आगे बढ़ने का प्रयास हमारा हो सकता है। अन्यथा तो ज़रा-सी और मुश्किल है ये डगर। तो ये मुझे कहना है आपको। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के हमारे दोनों आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनका पुनः बहुत अभिनंदन है और इस दिशा में आप काम करते रहिए। मैंने कुछ थोड़े से सुझाव दिए हैं, उसके आधार पर हम अगर हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं तो उसके बारे में भी अपने विचार बताइएगा। मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आज की योग शिक्षिका को भी उनको भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, ओम प्रणाम। जी, धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सभी विषयों पर आपने उम, मार्गदर्शन दिया, बातें बताई आपने और मुझे लगता है सही में ये है जो सभी ने सवाल किए उन पर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन रहा। आगे आदरणीय श्री मोहन भाई साहब को मैं बुलाती हूँ। आप अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं? आदरणीय पवन कुमार सर ने जो कही। नहीं नहीं, अति सुंदर, बहुत सुंदरता से बाइफरकेशन उन्होंने किया, हम क्या कर सकते हैं। और उन्होंने हमारे संस्था के बारे में जो भी उन्होंने राय रखी, जो भी मालूमात उन्होंने प्राप्त की, एकदम करेक्ट है। तो जो भी बाइफरकेशन हम किसी और के ऊपर धकेल नहीं सकते। सीधा सीधा उनका मायना ये था कि हम किसी और के ऊपर धकेल नहीं सकते। हम जो कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने कल भी देखे, आज भी देखे कि हमारे दोनों से जो बन पड़ता है, हम जो कर सकते हैं वो उतना हम कर सकते हैं। बाकी का हम सोच नहीं सकते, या फिर बाकी के उन्होंने इस तरीके से करना चाहिए या उन्होंने उस तरीके से करना चाहिए, इसके ऊपर हमारा वश नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारा वश है। तो हमसे जो बन पड़ता है हम वो करने की कोशिश करेंगे, करते हैं, और साथ में जुड़े हुए लोग भी करेंगे। नर्मदापुरम से जो भाई साहब ने सवाल पूछा था, तो तो जिसकी जानकारी हासिल करने के लिए या फिर ऐसा कोई संपर्क में आदमी है, तो उसके लिए जरूर मैडम हमारे फोन नंबर शेयर कर देंगी। और वो शेयर करने के बाद में ऐसा कोई व्यक्ति हमारे संपर्क में है तो उससे हमारी बात करवा देंगे। तो हम उसको, एक्चुअल क्या है कि स्वामी विवेकानंद ऐसा कहते हैं कि अनुभव जब समान होते हैं, बात तभी समझ में आती है। तो हम जो दो जने, इनको इसको छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं, ये अगर किसी शराबी के साथ में बात करेंगे या फिर किसी भी व्यसन में फंसे हुए आदमी के साथ में बात करेंगे, तो वो अपने को, वो उस व्यक्ति से वो अपर साइड में रहेगा, ऊपर के साइड में रहेगा। तो जो सुनने वाला व्यसनाधीन जो व्यक्ति है, तो उसको ऐसा महसूस होगा कि मुझे उपदेश दिया जा रहा है, ये उसको ऐसा महसूस होगा कि मुझे ज्ञान पिलाया जा रहा है। तो वो हम लोगों को छोड़ के और भी कोई डॉक्टर है, धर्म गुरु है, आध्यात्मिक गुरु है, माँ बाप है, जो भी, तो उनकी बातें वो समझ नहीं पाएगा, वो समझ लेना नहीं चाहेगा। उसको वो उपदेश लगेंगे, उसको वो ज्ञान की बातें लगेंगी। और अ, बड़े मजे की बात यह है कि शराबी आदमी है तो दुनिया का सबसे इगोस्टिक पर्सनालिटी होता है। तो वो एक इगोस्टिक पर्सनालिटी किसी भी प्रकार का उपदेश या किसी भी प्रकार का ज्ञान सुनने के मूड में नहीं रहता। हाँ, मगर विवेकानंद जो बात कहते हैं, अनुभव जब समान होते हैं, बात तभी समझ में आती है। वकील की बात वकील को समझ में आएंगी, डॉक्टर की बात डॉक्टर को समझ में आएंगी, इंजीनियर की बात इंजीनियर को समझ में आएंगी। उसी तरह
शराबी की बात शराबी को समझ में आएंगी, क्योंकि दोनों के अनुभव लगभग समान होते हैं। हम लोग ऐसा हमेशा उदाहरण देते हैं कि एक बहुत पैसे वाला आदमी है, बहुत पैसे वाला आदमी है और उसको ज्यादा दारू हो जाए, तो ज्यादा दारू पीने हो जाने के बाद में वो गिरेगा, तो उसके घर के फोम के बाद गादी के ऊपर गद्दे के ऊपर वो गिरेगा। और एक रिक्शा पुलर है, तो उसको भी ज्यादा दारू हो जाए तो वो गिरेगा, मगर रोड के किनारे गिरेगा। मगर गिरने वाले दोनों भी है, पैसे वाला भी गिरने वाला है और ये गरीब आदमी भी गिरने वाला है। जगह अलग अलग हो सकती है, मगर गिरने वाले दोनों भी है। तो अनुभव जब समान होते हैं तो बात तभी समझ में आती है। और एक शराबी की बात दूसरा शराबी समझ सकता है, बाकी दुनिया ने उसको बताया तो उसको उपदेश लगता है, उसको ज्ञान लगता है। और जन्मता ये जो शराबी होता है, जो भी व्यसनाधीन व्यक्ति होते हैं, ये अपने आप को बहुत होशियार समझने वाले व्यक्ति होते हैं। और होशियारी निगेटिव लाइन में यूज करने की वजह से वो होशियारी होशियारी न रहते हुए सर्वथा वो मूर्खता बन जाती है। तो एक शराबी जो होता है कयामत का इगोस्टिक पर्सन होता है। और इसीलिए हमारी बात उनको ज्यादा ठीक तरीके से समझ में आती है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मोहन जी। आपने संजय जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, अभी मोहन जी ने तो विस्तृत जानकारी दी, और जब ये जो भाई साहब ने जो बात रखी उनके समझ में अल्कोहलिक एनोनिमस क्या काम करती है, किस तरीके से करती है, काम किन किन लोगों को करना चाहिए, इस बारे में उन्होंने बहुत अच्छा जो उनको ज्ञात हुआ उस संदर्भ में उन्होंने कहा। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां तक दारू या फिर शराब की समस्या की बात है, तो हमारे नंबर्स कांटेक्ट नंबर्स तो है ही आपके साथ। साथ ही में अगर आप गूगल पे गए और वहाँ आप किसी भी भाई ने अगर अल्कोहलिक एनोनिमस टाइप किया, तो आपको हमारे जीएसओ के नंबर, जीएसओ यानी जनरल सर्विस ऑफिसेस, जो इंडिया में है, मुंबई में है और दिल्ली में है, तो जो भी व्यक्ति जहां से बात करता है वो लोग पूछते हैं कि आप कौन से एरिया में हैं और आपके नियर बाय कहाँ मीटिंग्स चलती है, कौन से जिले में चलती है, इस बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वैसे ही मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा जो थोड़ा अल्कोहलिक एनोनिमस से परे है, वो लाइन से थोड़ी हट के बात है। माफी चाहूंगा मोहन भाई, लेकिन मुझे थोड़ा बोलना है कि जो अलग टाइप की नशा होती है, तो आपकी परमिशन है मैं बोलूँ इस विषय पे थोड़ा? हाँ, बोलिए बोलिए। एक्चुअली अभी किसी भाई ने बोला था कि शराब के साथ ही जो आजकल के बच्चे या फिर अलग अलग प्रकार की जो नशाएं अभी आजकल समाज में आती है, और शराब की दुर्गंधी के वजह से शराबी ये जल्दी पकड़ में आ जाता है। लेकिन बाकी तरह की जो नशा होती है या कुछ होती है, और जो टीनेजर्स को होती है, किसी भाई का जब भी सवाल था, या 15-16 साल से ये जो नशे की जो समस्या है, जो अलग अलग टाइप की नशा करके जो प्राप्त करते हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जितना हो सके, जैसे अभी आपका जो ग्रुप काम कर रहा है, जो संस्कार है और जितनी बातचीत उनसे चालू रहती है, जितना हम उनसे कन्वर्सेटिव रहते हैं, और काफी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने पेरेंट्स की भी होती है कि वो उनके उनसे जितना ज्यादा कन्वर्सेटिव रहे, उनसे जितना फ्रेंडली रहे, उनसे जितनी बातें करते रहे, और हो सके होपफुली कि जैसे सेक्स एजुकेशन के बारे में स्कूल में इंट्रोडक्शन दी है, तो आगे चल के वो भी टाइम आएगा कि स्कूल कॉलेजेस में ये नशा के बारे में उनको पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम जो क्राइम्स होते हैं वो कुछ ना कुछ नशा कंज्यूम करके ही उसके बाद ही क्राइम्स होते हैं। कोई भी एक्सीडेंट हो, मोहन भाई ने भी बोला था कि मैक्सिमम मौतें जो होती है उसके पीछे अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है, तो वो किसी भी प्रकार का नशा होता है, आइदर वो एक्सीडेंट में हो, किडनी लिवर खराब होने से हो, या किसी भी प्रकार का जो गलत चीजें होती है उसके पीछे नशा, ये कुछ ना कुछ पार्ट में वो रीजन रहता ही रहता है। तो मैं ये कहूंगा कि जो कोई नए लोग हैं तो उनके लिए एक अच्छी कंपनी, जैसे हम अल्कोहलिक एनोनिमस में जब एक अल्कोहलिक आता है और उसका जर्नी शुरू हो जाता है और वो नया नया रहता है, तो हम सबसे पहले उसे बोलते हैं कि तुझे जो शराबियत के दिनों में जो तेरे फ्रेंड्स थे, तेरे जो दोस्त भाई थे, तो सबसे पहले अगर हमें बदलना है तो उनको बदलना है। और सबसे पहले
जो शराबियत की जो आदत है वो 15-20 साल 25 साल पुरानी है। तो अगर शराब से दूर होना है तो वो एक दिन में पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन एक दिन हासिल जरूर होगा। और उसके लिए कोशिश जो हम करते हैं वो वन डे एट ए टाइम बेस पे करते हैं। और ये जो वन डे एट ए टाइम बेस करते हैं तो वो कैसे करते हैं? अभी जो मोहन भाई ने 12 तत्व बताया है, जो अभी जो एक आपके जो सभासद है, जो कैंडिडेट है, उनके समझ में बहुत अच्छी तरह है। तो ये जो 12 तत्व है ये कंटिन्यूअस प्रैक्टिसिंग के आध्यात्मिक तत्व है। उन्होंने जो बोला कि ये 12 स्टेप ही हमें मदद कर सकते हैं वो उस चीज से मुक्ति मिलाने के लिए। तो आज जो हमारा सेशन शुरू है उसमें हम इतनी ही प्रार्थना कर सकते हैं या फिर इतनी कोशिश कर सकते हैं कि हमारे माध्यम से जो लोग हमारे इर्द गिर्द ग्रसित है उन तक इस संस्था का मैसेज पहुंचे और उनको इस संस्था के मदद से उनके जीवन में लाभ प्राप्त हो। तो मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू, आप सभी ने सुन लिया। मोहन भाई, आपको अगर कुछ ऐड करना है तो कीजिए, या फिर जो किनेकर मैडम है वो इसको कंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू। नंबर दीजिए जी आपके धन्यवाद। नंबर। जी धन्यवाद आदरणीय संजय जी, आपने बहुत ही सुंदर बात कही और मुझे लगता है सबका समाधान हो गया है। और मगर फिर भी हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय दिनेश सेमवाल जी भाई साहब है, वो है आसाम से जुड़े हैं आज, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं जी। सादर आमंत्रित है दिनेश सेमवाल जी। जी जी आदरणीय दीदी, धन्यवाद। हमारे जो सभासद हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताई मुख्य अतिथि के रूप में योगाहार में। और हाँ, मैं आपसे उनका नंबर लूंगा, क्योंकि मेरा जो नाता है शराबियों से ज्यादा है और मेरा जो जीवन है वो बहुत प्रभावित रहा है बचपन से लेकर अभी तक। तो कैसे हम बहुत सारी बातें हम ठीक कर सकते हैं या अपने स्तर से जो भी योगदान हो सकता है कैसे हम कर सकते हैं समाज के लिए और परिवारों के लिए, अपने जानने वालों के लिए, इससे मैं उनसे मार्गदर्शन लूंगा। और जैसे आदरणीय पवन सर ने कहा कि तालियां दोनों हाथ से नहीं बजती, तो ये जो तालियां हैं ये तालियां तो हमेशा बजनी है, क्योंकि एक हाथ हमेशा सरकार का आगे ही रहेगा। हम चाहे ब्लेम के रूप में लें, चाहे खुशी के रूप में लें कि उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन ये ना बहुत पहले और ना आज कभी बंद होने वाला सिलसिला नहीं है। लेकिन एक हाथ हमें खिसका देना है, अपनी जेब में डाल देना है। ये बात मेरी समझ में आई है। और शराब एक ऐसा नशा है जिसे सोचकर भी नशा हो जाता है, ये मुझे लगता है। और जो आदरणीय हमारे मोहन जी ने कहा है कि शराबी का विश्वास एक शराबी ही जीत सकता है, या उससे संबंध रखने वाला, उसका अनुभव रखने वाला व्यक्ति ही जीत सकता है। ऐसे मेरे अनुभव भी हैं और तकरीबन 7 से अधिक युवाओं के साथ मैंने ये कार्य किया है। और पिछले लगभग 9 माह में यहाँ 3 लोगों के साथ में इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा हूँ। 3 लोगों ने शराब छोड़ी है असम में, जहाँ पे मैं अभी हूँ, क्योंकि चाय बागान के क्षेत्र में बहुत ये आम बात है, प्रचलित बात है। तो मैं आपसे संपर्क करूंगा और फिर मैं वापस आता हूँ आदरणीय दीदी के पास। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद दिनेश भैया। और वेरी नाइस दिनेश जी। मैं आपने जो कोशिश की 3 माह में और जो उनके लिए मदद साबित हुई, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अल्कोहलिक एनोनिमस की तरफ से शुक्रिया करता हूँ। और आपको किसी भी प्रकार की अगर मदद इस संदर्भ में या प्रोग्राम जानने के लिए लगे तो आप मोहन भाई या फिर मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू। जी जी, थैंक्स, धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद दिनेश भैया और धन्यवाद संजय जी। और आगे हमारे सदन में डॉक्टर किशोर दुबे जी है, महाराष्ट्र से है, वरिष्ठ वैज्ञानिक है, सादर आमंत्रित है सर। आप धन्यवाद रंजना जी। 2 बिंदुओं पर बात करना चाहता हूँ। एक तो आज नागासाकी का जो बॉम्ब गिरा था, तो वो 6 अगस्त और 9 अगस्त पूरे विश्व में शांति दिवस करके मनाया जाता है। तो आज शांति दिवस करके जो दुनिया में बन रहा है उसकी शुभकामनाएं सदन को और हम सभी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ।
और दूसरा आज का जो विषय चल रहा है, ये विषय के बारे में है। मैं आज के मुख्य अतिथि जी से पूछना चाहता हूँ कि जो शराब छुड़वाने वाले कई बाबा लोग होते हैं, कई साधु होते हैं, कई उसके व्यसन मुक्ति सेंटर्स है हर जगह पे, हर जिला में, और कई जगह पे लोग जाते हैं और कुछ वो बाबा जी से मिल के और ये करके उनकी जो यानी कम से कम मैंने मेरे ऐसे परिचित है कि जिसमें से समझो कि 70-80% लोगों की बाबा जी से मिलने के बाद में वो कुछ शपथ वगैरह देते हैं और उसके माध्यम से उनकी शराब छूट जाती है। तो इसके बारे में आपकी क्या जानकारी है, और वो जो लोग पद्धति अपनाते हैं वो किस तरह की है, उसके बारे में यदि आपको कोई जानकारी है, वो उसमें का ट्रूथ है या फॉल्स है, जो भी है बताने की कृपा करें। धन्यवाद। काफी प्यारा और बहुत इंटरेस्टिंग ये सवाल है। हम अल्कोहलिक एनोनिमस के लोग जो है इन सारी चीजों में विश्वास नहीं करते, तभी फिर भी मैं मेरे जो मार्गदर्शक हैं मोहन जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इस विषय पर प्रकाश डाले। मोहन भाई प्लीज। धन्यवाद। एक्चुअल हम लोग अगर देखेंगे कि काफी सारे डॉक्टर्स लोग, एमएस है, एमडी है, सर्जन है, काफी सारे डॉक्टर्स लोग, और काफी सारे फिल्म इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े एक्टर, हम पॉलिटिशियन जिनके पास में काफी पैसा है, डॉक्टर्स लोग स्वयं का उपचार कर सकते हैं। तो हमारे पास में या फिर हमारे संस्था को जिन डॉक्टर्स लोगों ने काफी जिनको हम वेल विशर्स बोलते हैं, तो वो वेल विशर्स या डॉक्टर साइक्रेटिस्ट लोगों का दुनिया के सबसे कार्ल ह्यूम जो स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक थे, उसके बाद में यूरोप में जो सबसे बड़े मानसिक रोग तज्ञ थे डॉक्टर सिल्कवर्थ, इन लोगों ने हमारी किताब में कम से कम 22 टाइम्स मेडिकल साइंस एक शराबी की शराब छुड़ाने के मामले में कितना शक्तिहीन है, इन्होंने खुद ने लिखा हुआ है कि कितना शक्तिहीन है। तो सीधा सीधा इससे स्पष्ट होता है कि मेडिकल साइंस के माध्यम से शराब छोड़ी नहीं जा सकती। हाँ ठीक है, बैगन छोड़ सकते हैं, ककड़ी छोड़ सकते हैं, मगर मेडिकल साइंस के माध्यम से शराब छोड़ी नहीं जा सकती। एक चीज ये हो गई। दूसरा, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे बुआबाजी है या फिर जहां से शराब छूट सकती है, कितना सच और कितना झूठ है। एक्चुअल किसी भी तरीके से बुआबाजी से या किसी भी तरीके से शराब छोड़ना लगभग असंभव है, मगर फिर भी जो लोग, जैसा आपने कहा कि 70% लोगों को मैंने देखा हुआ है, फिर भी जो डर बताया जाता है कि तूने ये तेरे को दवाई दी है या फिर तेरे को ये काढ़ा दिया हुआ है या जो भी दिया हुआ है, इसके बाद में अगर तुमने शराब पी तो इस तरीके से दुष्परिणाम होंगे, तो डर के माध्यम से शायद दारू कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ सालों के लिए बंद रह सकती है, मगर कुछ दिनों के बाद में उस शराबी के मन में ये बात आती है कि काफी दिन बीत गए और देखते बार क्या होता है, उन्होंने जो दवाई दी है तो क्या होता है, देखते बार वो पीने के बाद में सही में वो उस तरीके से असर मेरे शरीर पे होता है कि नहीं होता है। तो एक आधी बार वो हिम्मत करता है और फिर वो जो बुआ ने उसको जो डर बताया हुआ है और उसके ऊपर वो असर नहीं करता, तो उसके मन से वो डर निकल जाता है। ओवरऑल समस्या ऐसी है, शराब छोड़ना ये मूल समस्या नहीं है, छोड़ी हुई शराब छोड़ के रखना ये मूल समस्या है। कई लोग शराब बंद करते हैं, हम देखते भी है, कई लोगों ने दारू बंद करी 2-4-5 महीने के बाद में फिर दारू पीते हुए हमको दिखता है और हम बोलते हैं कि यार इसने तो बंद करी थी, फिर से चालू कर दी इसने। तो मेरा सीधा सीधा जवाब ऐसा है कि मेडिकल साइंस के माध्यम से भी नहीं और किसी भी तरीके से बुआबाजी से शराब छूटेंगी ऐसा भी नहीं है। शराब छूटेंगी तो दो ही माध्यम है, एक तो परमेश्वर की उसके जीवन के प्रति उसकी बची हुई जिंदगी बगैर दारू से बीते, इसके लिए परमेश्वर का जो आशीर्वाद है उससे एक तो दारू छूटेगी। दूसरा, अनुभव जब समान होते हैं बात तभी समझ में आती है हमारे संस्था का। तो इस संस्था के माध्यम से और भी दुनिया में है जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लेवल से, तो परमेश्वर उसको कौन सी राह बताता है, किस राह से उसकी छूटेंगी। तो मेरे को मेरा जो अभ्यास है उसके अंतर्गत मेडिकल साइंस भी इसमें नाकामयाब है और बुआबाजी तो मैं समझता हूँ व्यवसाय है,
डर के मारे कई लोग उससे शराब से दूर रहते हैं, मगर जब वो प्रयोग करना चाहते तो डर से वो दूर हो जाते। तो दोनों भी मेरे हिसाब से शराब के लिए काम नहीं करते। परमेश्वर का आशीर्वाद काम कर सकता है। मेरी बात हो गई। के नंबर दो ना, नंबर हम संपर्क कैसे करें? हाँ रंजना जी, आप प्लीज हमारा नंबर आपके ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इंडिविजुअली देना पॉसिबल नहीं होगा, इजी नहीं रहेगा। तो आप आपके ग्रुप पे वो शेयर कर दीजिए, आपके पास नंबर है हमारे। और अभी जो मोहन भाई ने और एक सभासद ने जो पूछा था इसी विषय में, मोहन भाई, मैं एक अपना एक्सपीरियंस के थ्रू उसको और ज्यादा एक क्लियर करना चाहूंगा कि रंजना जी ने मेरा अल्कोहलिज्म देखा है। आपके जो ग्रुप मेंबर्स है रंजना जी, उन्होंने मेरा अल्कोहलिज्म देखा है। और मेरे अल्कोहलिज्म के स्पैन में इवन जो अभी मोहन भाई ने बोला था कि मेडिकल साइंस भी हदवल है, तो इवन दारू नहीं पीने के वजह से नहीं पीने के लिए अपने महाराष्ट्र में नासिक करके एक सिटी है, वहाँ टैबलेट डाली जाती है सर्जरी करके पेट में। तो वो टैबलेट मेरी इसमें डाली गई थी। और घर में मेरी वाइफ, मेरी जो माता जी है, उन्होंने इधर उधर ये भगवान, तो ये सब जो चीजें हैं हमने अभी तक जितना अल्कोहलिक एनोनिमस में देखा है, तो ये सब चीजें जो दारू किसी कारण एक डर की वजह से बंद रहती है, और वो बंद बंद की भी जो दारू है, वो रुकी हुई दारू रुकी नहीं रहती, फिर से शुरू हो जाती है। क्योंकि जैसे पहले जी भी बताया मोहन भाई ने, कि एक अल्कोहलिक आदमी सबसे ज्यादा अहंकारी होता है, इगोइस्टिक आदमी जिसको हम बोलते हैं वो, और अपनी अक्ल उशारी लगाता है। और वो कोई भी जो बुआबाजी बोलो या ये इसी प्रकार के ऑपरेशन बोलो, इसे जब तक वो खुद खुद के मन से खुद प्रिपेयर नहीं हो जाता, तो उसके मन को आध्यात्मिक दृष्टि से प्रिपेयर करने का काम जो है ये अल्कोहलिक एनोनिमस करती है। और मेडिकल साइंस इसके आगे पूरी तरह हदबल है। और मेडिकल साइंस यानी काफी सारे जो हमारे मेंबर्स है वो डॉक्टर्स है, साइकेट्रिक्स है, और इन सभी लोगों का मानना है, इवन मेंबर्स भी है और वेल विशर भी है, जिनको हम अल्कोहलिक एनोनिमस के फ्रेंड्स भी बोलते हैं। तो हमने अभी तक हमारा जितना एक्सपीरियंस रहा है, तो ये जो सारी चीजें हैं इनमें हम विश्वास नहीं करते। हम जब बोला है अभी मोहन भाई ने कि जब एक शराबी दूसरे शराबी के साथ शेयर करता है तो उसे एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और पहले शराबी ने जब बताता है कि मैंने इससे निजात कैसे पाई है, मैं इससे दूर कैसे हो पाया हूँ, तभी इसी ये जो रिकवरी ऑफ अल्कोहलिज्म जो बोलते हैं, वो सही मायने में शुरू होती है। तो मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। थैंक यू। धन्यवाद संजय जी, आपने अपनी बात रखी। ये आप जी जो जी रंजना दीदी, आपने मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा आप लोगों को। एक आज मिनट के हमारे मुख्य अतिथि से मेरा निवेदन है कि मैं बने सिंह आर्य मध्य प्रदेश जिला आगर मालवा से बोल रहा हूँ। देश के अंदर जो शराब हम बंद तो नहीं कर सकते, परंतु गांव-गांव के गली-गली चौराहे पे जो शराब बिक रहा है, इसके माध्यम से हम सरकार से ये निवेदन कर सकते हैं कि हम सरकार शराब बेचे, परंतु लाइसेंस की दुकान पर शराब बेचे। तो इसी उद्देश्य को लेकर के हम 80% कामयाब हो सकते हैं शराब मुक्ति अभियान में। क्योंकि जैसे रिवाज गांव-गांव में अगर चौराहे-चौराहे पर शराब बिकेगी तो वहाँ छोटे-छोटे बच्चे देखते हैं और बहुत सारे लोग जो उसकी ओर आकर्षित होते हैं। क्यों ना हम ऐसी मांग करें सरकार से कि शराब अगर बेचना है सरकार को तो केवल वो लाइसेंस की दुकान पर ही बेचे। इसके ऊपर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए जी। ओम। कर सकते हैं ना, कर इनका सकते हैं ना, कर इनका सकते हैं काम थोड़ी लोकल है ये शराब, ये तो शराब छुड़वाने वाले हैं, ये सरकार का आप काम है। ये ने पहले ही बोल दिया कि भाई हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम सिर्फ शराब जो स्वेच्छा से छोड़ना चाहता उनका इनमें दखल अंदाज थोड़ी। और नहीं, शराब तो सरकार के राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अभी मध्य प्रदेश सरकार ने बंद भी करी है शराब। जी बनी जी सिंह ओम। भैया साहब कि ये हम सरकार के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर मध्य प्रदेश सकते। सरकार ने बंद करी है तो फिर हर गांव में 15-15, 10-10, 15-15 लोग शराब बेचने के ठेकेदार बनकर बैठे हैं, बिना लाइसेंस के शराब बिक रही है, उस पर क्यों रोक नहीं लगी? आप निवेदन कर सकते हैं, लोकल लेवल पर आप निवेदन कर सकते हैं कि यहाँ अवैध
शराब बेची जाती है तो आप निवेदन कर सकते हैं, जो भी सरपंच है जो भी है। जी जी जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद बने सिंह भाई साहब। और बने सिंह जी, आदरणीय बने सिंह जी, जो गांव में शराब बेची जाती है, जो वो सरकार नहीं बिकवा रही है, जो बच्चे भी गांव में बैठ के बेचते हैं, जो अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, उसकी बात स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन को या आबकारी विभाग को आपने बताई? जी, हमारे गांव में जो कलेक्टर का दौरा था, उस कलेक्टर को अवगत कराया और हमने उसको, तो कलेक्टर ने बोला था कि कुछ हमें जानकारी दीजिए, तो हमने जानकारी दिया, जिसके बाद में भी कंट्रोल नहीं कर पाए। कलेक्टर, आबकारी विभाग और पुलिस विभाग का काम है अवैध रूप से शराब बिक्री करवाने को रोकना। अगर आपने वहां पे जैसे कहीं कोई बेच रहा है, वहीं खड़े होकर के आप फोन करिए, यहाँ शराब बिक रही है, कैसे बंद नहीं होती है? जो अवैध रूप से शराब बेची जाती है, उसमें प्रशासन को अपन को सहयोग करना पड़ेगा, वो बंद कर देंगे। अगर अपन सहयोग नहीं करेंगे, सिर्फ अब सदन में हम थोड़ी या कोई बंद करने जाएगा, वहां आप जागरूक है, वहां के आप समाज सेवक है, वहां के आप वहां के नेता हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि आप वहां शराब बंद करवाएं। जो शराब बेच रहे हैं उसको पकड़ लो और पकड़ को पुलिस पास ले आते रहो, बस दो बात है। हाँ, पकड़ लो, सरियाम सबूत नहीं पकड़ो, सबूत मिल जाएगा ना, नहीं सरियाम पकड़ो, आप कॉल तो करो, सबूत मिल जाएगा कि ये शराब बेच रहा है, और सीधा पुलिस में भर दो, उसको ले जाएगा, 2-4-10 आदमी इकट्ठे होकर उसको पकड़ लो, ये अवैध बेच रहा है। रंजना जी, आगे कोई बस बंद हो जाएगी। सवाल है तो पूछिए। जी हाँ, जी 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 हाँ, बहुत इसके समय हो अंतर्गत हो रहे हैं गया। उमाशंकर जी, पटेल जी। मुनीलाल जी, भाई साहब सदन के बाहर जा रहा है। जी जी, हमारे सदन में और भी जाते हैं, जो किसी की समस्या है वही सवाल, क्योंकि समय को बहन जी, इनके नंबर दे दो, समस्या का निदान इनसे मिलने पे ही होगा, इनसे बात करने से होगा। आप तो नंबर दे दीजिए, बस नंबर ही एक निदान है बस। मैं ग्रुप में नंबर शेयर कर दूंगी, कोई बात नहीं। और मुझे लगता है उमाशंकर और प्रणाली मराठी जी, भाई साहब बात रख सकते हो। जी जी, आप प्रणाली मराठी जी। ओम सदन। उमाशंकर जी बिहार से। ओम, मैं बिहार के भोजपुर जिले से उमाशंकर प्रसाद, किसान जिला प्रभारी बोल रहे हैं। हमने पहले भी नशा मुक्ति के ऊपर एक दिन चर्चा सदन में योगाहार मंच पर चर्चा किया था, और काफी दिनों के बाद परमात्मा ने सुन लिया, जिसका उसका क्या निदान है, क्या प्रकार का जो चर्चा चल रही है, बहुत चीजों पर पवन सर ने इसको क्लियरफाई कर दिया था कि नहीं, हम क्या कर सकते हैं। बिहार में नीतीश बाबू के राज्य में शराब बंद है, मगर फिर भी गांव में, और बन्ने सिंह जी का जो दर्द है, वो अभी गांव के अंदर इतना शराब बिक रहा है कि उसका कोई मतलब हद हिसाब नहीं है। पुलिस को फोन करने से, पुलिस अगर नहर पार आती है तो इतने आदमी लोग इस पर तत्पर हैं कि वहां से फोन खड़काना शुरू कर देते हैं कि पुलिस आ रही है, फटाफट आप लोग अपना जो ढाबा है और उसको छुपा दो शराब को। तो इतने ये लोग मतलब सातिर टाइप के आदमी है, जितना उनमें संगठित है कि हम बहुत दिन थाना पर भी जाकर के और पुलिस को भी बोले, पुलिस बोलती है कि आप रंगे हाथ पकड़वाइए। रंगे हाथ पकड़वाने के लिए जैसे भी पुलिस आती है तो उसको क्या है कि उसका चर्चा पूरे गांव में फैल जाता है, और उन लोग फोन करके जगह जगह से जहाँ भी है फोन का साधन है वो ठक से उनको बता देते हैं, और वो लोग क्या है अपना समेट लेते हैं। पुलिस को भी इस प्रकार से कुछ मंथली महीनवारी पैसा जाता है। ये लोग जो बड़े बड़े जो कंट्रेक्टर हैं, जो बनाकर शराब गांव में पहुंचाते हैं बेचने के लिए, कुछ तो मुस्टोली में लोग 100% बनाना शुरू करते हैं। मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, एक्चुअली हम प्रशासनिक बात करने की कोई अधिकार नहीं है। इर्द गिर्द जो चीजें हो रही है वो आइदर एक तो हम रिपोर्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट इन द सेंस हम उसकी जानकारी दे सकते हैं वो प्रशासन को, और वो विषय में हम ज्यादा कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे आपकी। हम जो बात करते हैं कि जिन्हें समस्या से पीड़ित है जो लोग, और जो छोड़ना चाहते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा इस पर डिस्कशन हुआ है कल और आज हमारा। अगर कोई और प्रश्न है और हमारे संस्था के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए
तो वो हम रंजना जी से नंबर हम शेयर कर लेंगे। और दूसरी बात, हमारी जो जनरल सर्विस ऑफिस है, जीएसओ बोलते हैं जिसे, वो मुंबई में है। तो आप अगर इंडिया के कोई भी क्षेत्र में है और वो जो हेल्पलाइन नंबर से हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, रंजना जी को देंगे, तो आप वहां से कांटेक्ट करके अगर आपके परिक्षेत्र में कोई पीड़ित लोग हैं जिन्हें दारू की ये समस्या है, तो वो अपने आसपास कहीं जाके हमारी जो मीटिंग्स होती है वो अटेंड करके देख सकते हैं, या फिर हम खुद लोग, जैसे मोहन भाई हो गए, हम लोग हैं, वो वहां पे मीटिंग शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। जी, जी। जी, धन्यवाद संजय जी, आपने कहा है जो आप संस्था अंतर्गत जो भी आप सबको लगेगा कि इनकी मदद चाहिए सर की, तो आप मैं नंबर शेयर कर दूँगी। और आपके आस-पास अगर सच में लगता है कोई शराब छोड़ना चाहता है, कोई त्रस्त है और वो सच में हतबल हो गया है, तो आप ऐसे व्यक्ति का चयन करें और संजय जी के साथ और हमारे मोहन जी के साथ संपर्क करें और ये सेवा देने के लिए तत्पर रहेंगे। और आगे हमारी बहन प्रणाली जी ने हैंड राइज़ किया है, बस एक लास्ट सवाल लेते हैं और संजय जी और मोहन जी आपको फिर आपको छोड़ देंगे। जी, प्रणाली बहन। ओम, सदन को सादर प्रणाम। मैं प्रणाली मराठे महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले से बोल रही हूँ। आज का जो विषय है वो सब पूरे भारत में वैसी ही समस्या है। अभी-अभी भाई उमाकांत जी ने और बने सिंह ने जो बोला, गाँव में जो परिस्थिति है शराब की, चोरी-छुपे कैसे धंधे चलते हैं और इसका विस्तार बहुत बड़ा हुआ है। अब छोटे-छोटे बच्चे भी, मुझे बहुत दर्द होता है कि स्कूल में जाने वाले बच्चे 9वीं 10वीं कक्षा में जो सीखते हैं, वो भी शराब पीते हैं। ये सुनकर बहुत दर्द होता है। मैंने भी बहुत प्रयास किया था जहाँ मैं नौकरी करती थी वहाँ। लेकिन क्या होता है, वो जो जिनका अड्डा होता है वो किसी पक्ष का सहारा लेते हैं और उनके माध्यम से सब उल्टा-पुल्टा करते हैं और हमारा नाम बुरा होता है वहाँ। इसलिए ये हम जो प्रयत्न करते हैं शराब का, ये व्यसन गाँव से कम हो, शराब मुक्त गाँव हो, ये हमारा सपना ही सपना रहता है। तो कहने में नहीं लगता, लेकिन आपके जो प्रयास है दारू मुक्ति के लिए, आपका सहकार्य लेके जिसको ये दारू छुड़वानी है, इसके लिए हम ज़रूर प्रयास करेंगे। ओम, धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाली बहन। और ये जो कार्यक्रम मैंने इस योगाहार मंच पे अ, इस कार्यक्रम को तैयार किया, ये हमारे संजय जी हैं। ये हमारे फैमिली मेंबर है और हम इनसे बहुत परिचित थे, है भी और भी हमारे संबंध है, ऐसे नहीं है। वो छोड़कर चले गए हमारे यहाँ पर, ऊसर डिवीज़न में ही थे वो। उन्होंने बताया था कि उनकी जो शराब की लत थी, वो हमने पूरा देख लिया है और अभी का जो परिवर्तन है उनमें, जो परिवर्तन आया है, इसी हिसाब से मैंने ये कार्यक्रम में उनको और वो जो कार्य कर रहे हैं संस्था के साथ, तो मुझे भी मैं भी इस कार्य में थोड़ी हस्तक्षेप यानी मैं अभी ये कार्य कर रही हूँ और मेरे आस-पास भी ऐसे ही मेरे रिलेशन में भी अगर कोई है और वो फैमिली से त्रस्त है, तो मैं उनकी हेल्प ले रही हूँ और अभी भी 1-2 पेशेंट है, मैं उनको उनके नंबर वो दे रही हूँ और मैं ऐसे कार्य में अभी अपनी पूरी सहभागिता दिखाऊँगी। और अगर मेरे पास ऐसे ही और भी कोई है जो ऐसे पीड़ित है और वो नशा से मुक्त होना चाहते हैं, तो मैं अवश्य ये कार्य आगे और करूँगी। आगे हमारे भूपेंद्र शास्त्री जी ने हैंड राइज़ किया है, तो एक सवाल और ले लेते हैं और हम आभार कर देंगे। जी। जी ओम। आज के जो 2 दिन से सत्र चल रहा है, शराब चीज ही ऐसी है न छोड़ी जाए, ये मेरे यार के जैसी है न छोड़ी जाए। लेकिन छुड़ाने, जो पीने वाले एडिक्ट हैं उनके विषय में ही माननीय मोहन जी और संजय जी का पूरा विषय रहा। जो लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से नहीं छोड़ पा रहे हैं, ऐसे लोगों को
के आत्मबल को बढ़ाकर उनको शायद शराब छुड़ाने का ऐसा इनका विषय है। शराबबंदी का विषय नहीं है, सरकार का विषय नहीं है। शराब बेची जाएगी, जहां बंद है वहां और ज्यादा दुर्गति है। गुजरात बिहार में और ज्यादा तकलीफ है। शराब के बारे में बहुत सारे महिमा मंडित की गई है, हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख है उसका। किंतु मेरा ऐसा विषय है, अभी समाज जीवन में जब काम करते हैं तो कुछ घूमना फिरना होता है। अब एक प्रश्न आया था कि बाबा वगैरह भी ये छुड़ा देते हैं, तो वो डर का विषय मोहन जी ने क्लियर कर दिया कि डर की वजह से वो लोग पीते नहीं है, बाद में वो पीने का ट्राई करते हैं। लेकिन एक अभी कुछ 15 दिन पहले मैं एक वैद्य से मिला हूँ, वो पंचगव्य औषधि का काम करते हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर के अंदर उन्होंने पंचगव्य चिकित्सालय शुरू किया है। वो पिछले दिनों एक कार्यक्रम में उन्होंने मुझे बुलाया था और मैं वहां उपस्थित हुआ था। वह 5 दिवस का एक कैंप लगाते हैं। कैंप लगाकर उसमें गौमूत्र और उनकी कुछ जड़ी बूटियों के साथ में वो कोई काढ़ा तैयार करते हैं और काढ़ा पिलाते हैं, और चैलेंज के साथ कहते हैं कि केवल पीने वाले को 5 दिन मन मारना है। 6ठे दिन वो खुद कहते हैं भैया शराब पी, वो नहीं पीता है। तो मेडिकल साइंस के ऊपर ये कौन सा साइंस है? मैं चूंकि सदन बहुत लंबा हो गया तो हो सकता है कि मेरा विषय है कि उनके पुत्र भी पंचगव्य चिकित्सक हैं और वो भी चिकित्सक है। नाम है माखन सिंह जी तंवर और कपिल जी तंवर, ऐसे करके दोनों पिता पुत्र की जोड़ी है। हर 15 दिन में कहीं ना कहीं कैंप लगाती है। 5 से 7 हजार लोगों को वो हर साल हर 15 दिन में कहीं ना कहीं देखते हैं। अच्छा कैंप चलता है उनका, और उसके वीडियो वगैरह भी उन्होंने मुझे भेजे हैं। मैं प्रयास करूंगा मुनीलाल जी भाई साहब को या रंजना बहन जी को पहुंचाने का। आप भी उसको देखिएगा। और प्रयास है कि हो सकता है हम अगले सदन में उनके लिए बहन जी को निवेदन करूंगा कि उन्हें एक दिन का समय दें, तो वो भी अपनी बात को यहाँ रखेंगे। और वो चैलेंज करते हैं कि आप हमारे सामने शराब पी के दिखाइए। मेरे मन में आया था, इसलिए मैंने समय लिया है आपसे। क्षमा चाहता हूँ क्योंकि बातचीत हो चुकी थी। प्रणाली बहन जी के बाद में नहीं रखना है। धन्यवाद जी। धन्यवाद भूपेंद्र शास्त्री जी, आपने अपनी बात रखी और सदन ने सुन ली। और आगे मोहन भाई साहब और हमारे संजय जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनका अभिनंदन भी करते हैं। उन्होंने हमें 2 दिन हमारे इस योगाहार कार्यक्रम में अपनी सेवा दी और अपना समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ ये जो कार्यक्रम की मुख्य रीढ़ है, जो मुख्य